अरे पुत्री उठ जाओ, सुबह हो गई है, तुम इतनी देर तक सो रही हो। महारानी के बार बार बोलने पर भी जब राजकुमारी नहीं उठती है तब राजकुमारी की चादर महारानी खींच लेती है। तब महारानी देखती है कि राजकुमारी के हाथ पर किसी सर्प ने डस लिया है। हाय राम राम राम, ये क्या हो गया मेरी पुत्री को। महाराज जल्दी आइए, हमारी पुत्री को किसी सर्प ने डस लिया है। इतना सुनते ही राजा वहाँ पर आ जाता है। हाय रे मेरी पुत्री, ये तुम्हें क्या हो गया। अब ना जाने मैं तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े सपने देख रहा था और तुम हमें छोड़कर चली गई। महाराज ये समय हमें रोने का नहीं है, हमें किसी झाड़ फूक करने वाले को बुलाना चाहिए। सैनिकों जाओ और पूरे राज्य में जाकर घोषणा कर दो कि जिसने भी मेरी राजकुमारी को ठीक कर दिया मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा और राजकुमारी का विवाह भी उसी के साथ कर दूंगा। राजा का आदेश होते ही पूरे सैनिक पूरे राज्य में घूम घूम कर घोषणा करने लगते हैं। सुनो सुनो सुनो, राजा की पुत्री को एक जहरीले सर्प ने काट लिया है जिसकी वजह से राजकुमारी की मृत्यु हो गई है। अगर कोई इंसान राजकुमारी को ठीक कर देगा तो राजा उसे आधा राज्य सौंप देगा और तथा राजकुमारी का विवाह भी उसी के साथ कर देगा। सुनो सुनो सुनो, राजा की पुत्री को एक जहरीले सर्प ने काट लिया है जिसकी वजह से राजकुमारी की मृत्यु हो गई है। अगर कोई इंसान राजकुमारी को ठीक कर देगा तो राजा उसे आधा राज्य सौंप देगा और तथा राजकुमारी का विवाह भी उसी के साथ कर देगा। लोहार के बेटे ने जैसे ही यह बात सुनी तब वो मन ही मन खुश हो जाता है और सारी बातें अपने पिता को जाकर बता देता है। अच्छा ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद प्रेम वहाँ से चल पड़ता है और जल्दी ही राजमहल में पहुँच जाता है। महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ। हाँ हाँ युवक, क्यों नहीं। अभी तक तो इतने सारे लोगों ने मेरी पुत्री को ठीक करने की कोशिश की है लेकिन ये अभी तक कोई नहीं कर पाया है। अब तुम भी प्रयास कर देख लो पुत्र। राजा के आदेश मिलते ही प्रेम अपना वही चमकीला पत्थर निकालता है और राजकुमारी के माथे पर स्पर्श करवा देता है। पत्थर के स्पर्श होते ही राजकुमारी के अंदर पुनः प्राण आ जाते हैं और राजकुमारी उठकर खड़ी हो जाती हैं। यह चमत्कार देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और पुनः ही उन दोनों का विवाह भी करवा देते हैं। अब तो प्रेम खुद एक राजा बन चुका था। महाराज आज आप इतना दुखी क्यों लग रहे हैं, क्या बात है। कुछ नहीं राजकुमारी जी, आज मुझे मेरे अपने भैया की याद आ गई थी। पता नहीं वो कहाँ होंगे और वो किस हाल में होंगे। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। फिर प्रेम अपनी सारी कहानी राजकुमारी को बताता है। लेकिन स्वामी आज से कुछ महीने पहले ही एक ऐसा ही युवक आया था और उसने आकर हमारे राजमहल पर आक्रमण किया था, इसीलिए हमारे पिताजी ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया है। प्रेम जैसे ही यह सब बातें सुनता है तो वह तुरंत कारागार के पास चला जाता है और वो देखता है उसका बड़ा भाई कारागार के अंदर बंद है। भैया आप इस कारागार के अंदर कैसे आ गए। कानू जैसे ही यह सब बातें सुनता है तो वह तुरंत खड़ा हो जाता है और वो देखता है उसका छोटा भाई उसके सामने खड़ा है। अपने छोटे भाई को देखकर कानू रोने लगता है। अरे भाई मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर तुम्हें धिक्कारता रहता था और अपने पूरे अहंकार में आकर मैं अंधा हो चुका था। अहंकार के कारण ही मैं इस कारागार में आ गया हूँ। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। नहीं भैया आप माफी मत मांगे। यदि आपको आपकी गलती का पश्चाताप हो चुका है तो आप खुद शुद्ध हो चुके हैं। सैनिकों इस कारागार का दरवाजा खोल दिया जाए। इतना सुनते ही सैनिक कारागार का दरवाजा खोल देते हैं और कानू को बाहर निकाल देते हैं। फिर वह सारे लोग अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये पूरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इसके पहले की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल में जरूर आइएगा। इसकी कहानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में है। आपको हमारे चैनल में इसकी कहानी मिल जाएगी।
दोस्तों पूरी कहानी देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। वैसे दोस्तों हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें जितना मिले उतने में ही खुशी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए।